जय हिंद। स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं अपने इन वीडियोस में कक्षा 10 के गणित की, और आज फिर हम बात करने के लिए आ गए हैं कक्षा 10 के गणित की। और आज जो अपनी प्रश्नावली रहेगी वो रहेगी प्रश्नावली नंबर 3, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आने वाले एमसीक्यूज यानी अवैध रिक्त स्थान फिलअप और शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस की, यानी लघुत्रात्मक और अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की। बोर्ड एग्जाम के अंदर बताते मैं फिर से चलूँ आपको, सेक्शन ए जो है वो 32 नंबर का आने वाला है, और 32 नंबर जो है वो इन्हीं अवैध में रिक्त स्थान में अति लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक प्रश्नों में डिवाइड रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 को, कि इसमें बात करेंगे कितने प्रश्न आएंगे, कितने एमसीक्यूज आएंगे, कितने फिलअप आएंगे और कितने वेरी शॉर्ट टाइप के आंसर आने वाले हैं, और उनका सॉल्यूशन जो है वो किस प्रकार से करना है और कितने टाइप के आपसे ये क्वेश्चन पूछने वाला है। चलो फिर शुरू करें अपने हमने यहाँ पे लिखे हैं तीसरी प्रश्नावली, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित सारे क्वेश्चंस। मैं आपको पहले ये बता दूं कि तीसरी प्रश्नावली दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में से कुल प्रश्न आएंगे कितने के और उसका अंक भार क्या होगा। तीसरी प्रश्नावली में कुल प्रश्न जो है वो आपसे 3 प्रश्न पूछेगा। जी हाँ, सिर्फ 3 प्रश्न आपसे पूछने वाला है। 3 प्रश्नों में से कौन कौन से होंगे? एक प्रश्न होगा एमसीक्यू यानी अवैध का एक प्रश्न आएगा। वेरी शॉर्ट यानी अति लघुत्रात्मक प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिलेगा एक प्रश्न, और एक आएगा शॉर्ट यानी लघुत्रात्मक प्रश्न। तो कुल टोटल 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिनका अंकों का जो भार होगा वो होगा 4 नंबर का। जो अवैध है और अति लघुत्रात्मक है वो प्रश्न हो जाएंगे 1-1 नंबर का, और जो लघुत्रात्मक प्रश्न है वो होगा 2 नंबर का। तो इस हिसाब से ये प्रश्नावली आपको टोटल जो है वो 4 अंक देके जाने वाली है 3 प्रश्नों के अंदर। अब पहली बात तो ये, आज तक जितने जब भी तीसरी प्रश्नावली में से सवालों की बात होती है तो एक सवाल आता था या जिसकी बात होती थी वो था ग्राफीय विधि, जो कि सेक्शन डी में यानी खंड डी में आपसे पूछा जाता था। लेकिन इस बार जो है वो बड़ा प्रश्न यानी 4 नंबर का जो प्रश्न आता है खंड ड के अंदर यानी सेक्शन डी के अंदर, वो इस प्रश्नावली में से नहीं आने वाला। ग्राफीय विधि का कोई सवाल इस प्रश्नावली में बड़े नंबरों में नहीं आने वाला। बड़े नंबरों में सिर्फ 3 प्रश्नावलियां इसने काउंट की है, प्रश्नावली नंबर 4, एक 8वीं और एक है प्रश्नावली नंबर 13। इन्हीं में से एक बड़ा सवाल आपसे पूछेगा। तो इस बार बड़ा सवाल इस प्रश्नावली में से नहीं आएगा। हम पहले बात कर लेते हैं एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट टाइप के आंसरों की, इस प्रश्नावली में से किस हिसाब से आपसे पूछ सकता है। मैंने पहला प्रश्न लिखा है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो 5, यदि पिता x वर्ष का हो तो 5 साल बाद पुत्र की आयु बताओ कितनी हो जाएगी। इस हिसाब से एक लाइन वाले या 2 लाइन वाले छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि पिता की आयु जो है वो x है और पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अगर पिता x का है बेटा, तो पुत्र कितने का हो गया? पुत्र जो है वो पिता की आयु से 3 गुना है, तो 3x का हो गया। सही है? नहीं, ध्यान से देखो, पिता जो है वो पुत्र की आयु का 3 गुना है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो पुत्र की जो आयु होगी वो पिता की आयु की क्या होगी? तिहाई हो जाएगी। तो पुत्र कितने का आ जाएगा? पिता की आयु का तिहाई यानी x/3। और 5 साल बाद की बात करें तो 5 साल और जोड़ दो, तो 5 साल बाद पुत्र की आयु जो है वो कितनी हो जाएगी? x/3 और प्लस से 5 आपका उत्तर आ गया। आगे वाले प्रश्न की बात करें तो 2 अंकों की संख्या, ये सवाल बढ़िया है। 1 नंबर में लघुत्रात्मक प्रश्न, अति लघुत्रात्मक प्रश्न में, और जो आपका अवैध है उसके अंदर बड़ा अच्छा सेट बैठता है ये प्रश्न। 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक a है और दाई का अंक b है, तो संख्या बताइए क्या होगी? 2 अंकों की संख्या है। अब आपको पता है 2 अंकों की संख्या अगर हम बात करें, जैसे मैंने रैंडम को संख्या लिख दी 23, इस 23 को जब आप विस्तारित रूप में लिखते हो जिसका आप स्थानीय मान बोलते आए थे, तो इसे लिखा जाता है 20 + 3, 2 के बाद जितने अक्षर उतने 0। तो अगर हम किसी भी संख्या 2 अंकों की संख्या का विस्तारित रूप लिखते हैं तो इसे हम ऐसे ही बोलते हैं 2 × 10 + 3। कहने का मतलब जो इकाई का अंक है वो वैसा का वैसा रहता है, और दाई के जो अंक है उसे हम 10 से गुणा करते हैं। अब इस सवाल में देखो जरा, इकाई का अंक क्या दे रखा है? a, और आपको पता है इकाई का अंक वैसा का वैसा रहेगा, तो a का a आ गया, और दाई के अंक जो है उसे 10 से गुणा किया जाता है, तो दाई का अंक b था उसे 10 से गुणा कर दिया, तो वो संख्या क्या बन गई आपकी? 10b + a। यह आपका उत्तर है। आगे वाले प्रश्न की बात करें तो दिए गए समीकरण में अगर x का मान 4 है तो वही बताइए कितना होगा। अब इसमें x का मान 4 दे रखा है, तो x की जगह x का मान बिठा दो, y का मान आपको मिल जाएगा। बिठाएं तो 4 × 3 = 12, प्लस के 12 इधराएंगे माइनस के 12, 0 बच गया, तो y का मान आपको कितना मिल गया? 0 मिल गया। दिए गए समीकरण में x का मान अगर 4 है तो y का मान बताइए कितना होगा, तो y का मान इसमें आपको 0 मिल जाएगा।
दो संख्याओं का योग 35 है, अंतर 13 है, तो संख्या बताओ कितनी होगी। कोई दो संख्याएं हैं जिनका योग 35 है और अंतर जो है वो आपको दे रखा है 13। हमें दोनों संख्याओं का नहीं पता, हम दोनों संख्या मान लेंगे। एक संख्या को हमने x माना, एक संख्या को y माना, दोनों का योग जो है वो है 35 और दोनों का अंतर करें तो वो आ रहा है 13। दोनों समीकरण बन गए। दोनों को हल करने की विधियां आपको पता है, दो चरों वाले समीकरण युग्म को हल करने की टोटल विधियां आपके पास 4 होती है। ग्राफीय विधि और उसके अलावा बीजगणितीय विधियों में 3 विधियां होती है, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन। वज्र गुणन विधि जो है वो इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, तो 2 विधियां और बच गई, प्रतिस्थापन और विलोपन विधियां। उनमें से किसी भी विधि का आप यूज कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। यहाँ पे विलोपन विधि बहुत बढ़िया लग रही है। विलोपन विधि लगाऊं तो समीकरण 1 और 2 को जोड़े तो ये बन गया आपका 2x, ये y खत्म हुआ, ये आपका बन गया 48। 2 गुना में इधर आएगा भाग में, तो x का मान आ गया 24। x का मान जो 24 आया वो यहाँ पे रिप्लेस कर दो, x का मान 24 और y का मान कितना आ गया, y का मान आपका बन गया 11। तो वो दोनों संख्याओं में एक संख्या 24 है और दूसरी संख्या जो है वो कितनी है आपकी 11 है। ये सवाल है। उसके बाद दिए गए समीकरण में y बराबर mx + 3 में x का मान -2 और y का मान 5 हो तो m बताओ कितना होगा। कुछ नहीं करना, x की जगह x बिठा दो, y की जगह y बिठा दो, अपने आप आ जाएगा। y का मान 5 है तो ये लो 5 बराबर -2 है, माइनस के 2 है, उधर जाएंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे ना साथ में, और प्लस के 3 है, इसको लेके जाना चाहो तो इसको ले जाओ वहां पे, प्लस के 3 उधर जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, तो वहां तो बच गया 2, क्योंकि समीकरण था y बराबर mx + 3 था, तो y का मान 5, m गुणा x का मान -2 है, तो x की जगह x का मान -2 बिठा दिया मैंने, ये लीजिए, और प्लस में पड़ा है 3, प्लस के 3 इधर आएंगे, माइनस के 3, तो 5 में से 3 गया, 2 बच गया, और -2 का m से गुणा किया, -2m, ये -2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो m का मान कितना आ गया, -1। ये सवाल है। ये सारे सवाल हम कर रहे हैं, वो सवाल कर रहे हैं जो आपसे एमसीक्यूज यानी एबीसीडी के अंदर और अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के अंदर पूछेगा, वो वाले सवालों की बातें कर रहे हैं। इसके बाद एक सवाल मैंने लिख रखा है शर्तों से संबंधित। शर्तों से संबंधित, अब ये शर्त पहचानना आपके लिए जरूरी है कि ये शर्त कौन सी है। तो शर्तों की अगर हम बात कर ले एक बार, तो शर्तें वही है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की कंडीशन की समीकरण युग्म या समीकरण की जो रेखाएं हैं वो समांतर कब होंगी, प्रतिच्छेदी कब होंगी, संपाती कब होंगी। उसके अलावा हलों की बात पूछ ले कि निश्चित हल आएगा, अनेक हल आएंगे, या फिर कोई हल नहीं आएगा, या फिर समीकरण युग्म संगत है या असंगत होगा, इस टाइप से पूछ लेगा। यानी आपको बोल दे a1 a2 बराबर नहीं हो b1 b2 तो समीकरण कैसा होगा, ऑप्शन दे दे, संगत, असंगत, आश्रित संगत या कोई नहीं, तो उसमें आपको ढूंढना है। अगर ये वाली कंडीशन लगती है तो इसमें समीकरण युग्म कैसा होता है, संगत होता है। यही कंडीशन देके आपसे ये भी पूछ सकता है कि अगर किसी समीकरण युग्म के लिए इस कंडीशन में हो कोई समीकरण युग्म, तो समीकरण की रेखाएं कैसी होंगी। अगर ये वाली कंडीशन लगती है तो समीकरण की रेखाएं कैसी होती है, प्रतिच्छेदी होती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसी हिसाब से शर्तों से संबंधित आपसे ये सवाल पूछता है। तो ये जो पोर्शन हम पढ़ रहे थे ये है आपका एमसीक्यूज का, यानी एबीसीडी टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर, और ये है एक वेरी शॉर्ट वाला, इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछता है इसके अंदर। अब एक रह गया आपका जो शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा, लघुत्रात्मक प्रश्न, उसके अंदर आपसे कैसे प्रश्न पूछेगा वो भी मैंने लिख रखे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एक देखिए पहला, के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, के का मान ज्ञात करवाना। ये सवाल भी बढ़िया है 2 नंबर के लिए। इसमें आपको कंडीशन दे देगा कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, या समीकरण युग्म के अनेक हल है, या फिर समीकरण युग्म की रेखाएं प्रतिच्छेदी है, तो आप के का मान बताइए। तो जैसे इसमें दे रखा है, इसमें कहता है समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अब इसके लिए आपको वो शर्त याद होनी चाहिए कि समीकरण युग्म का कोई हल कब नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए समीकरण युग्म का कोई हल कब नहीं होता, जब a1 a2 बराबर हो b1 b2 के और आगे वाला मान बराबर नहीं हो c1 c2 के। तो ये कंडीशन आपको पता है, आप मान बिठा दो और कुछ नहीं करना। a1 का मान 1 नंबर में x का गुणांक 2, a2 का मान 2 में x का गुणांक 3, b1 1 नंबर में y के और b2 2 नंबर में y, ये लीजिए। अब आगे वाला तो बराबर नहीं है तो इसका कोई औचित्य ही नहीं है, लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तिरछा गुणा करें तो ये आपको मिल गया 3 के बराबर -10, 3 गुणा में इधर आएगा भाग में, तो के बराबर -10/3, यानी के का मान अगर हम -10/3 ले लें तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। उसके अलावा अगर आप ये वाली कंडीशन लोगे तो इन दोनों का कंपेयर करके भी आप के का मान निकाल सकते हैं। उसके बाद आगे वाला लिखा है मैंने बीजगणितीय रूप लिखना, ये भी आपका 2 नंबर का सवाल बनता है। अब बीजगणितीय रूप का मतलब जैसे कोई हिंदी भाषा में कथन दे दिया और उस कथन की समीकरण बना दी के लिए आपको बोल दे, हिंदी भाषा में कोई कथन दे और उसका एक समीकरण बनाने के लिए आपको बोल दे, उसे हम बोलते हैं बीजगणितीय रूप तैयार करना।
कैसे, जैसे यहाँ पे एक सवाल था ये वाला, इसको हमने समीकरण में बनाया तो ये आपका बीजगणितीय रूप है। ऐसा ही मैंने एक सवाल यहाँ पे लिख रखा है। एक सवाल ये भी था, दो संख्याओं का योग 35 और अंतर 13 है तो संख्या बताओ। तो हमने योग के लिए वो दोनों संख्या x और y मानी थी, तो योग करके 35 कर दिया। ये समीकरण नंबर 1 का बीजगणितीय रूप बन गया। अंतर 13 था तो दोनों में को घटाया तो वो बच गया 13। ये भी आपका एक बीजगणितीय रूप है। ठीक है, ऐसे ही आपको बीजगणितीय रूप बनवाया सकता है। 1 नंबर के सवाल के अंदर याद रखेंगे, अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न है उसमें भी आपसे बीजगणितीय रूप पूछ सकता है। उसके बाद एक सवाल मैंने लिख रखा है, आयताकार भाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यदि अर्ध परिमाप 36 है तो विमाएं बताइए कितने की होगी। अब न तो हमें लंबाई का पता न चौड़ाई का पता, तीसरी प्रश्नावली कर रहे हैं इसलिए दो चर राशियां होना जरूरी है। तो हम दोनों चीजों को मान लेंगे, हम लंबाई को भी मान लेंगे और चौड़ाई को भी मान लेंगे। हमने बोल दिया लंबाई हमने मानी है x और चौड़ाई हमने मान ली क्या, y। अब ये कह रहे हैं कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी x बराबर है चौड़ाई से 4 अधिक y प्लस 4, चौड़ाई से अधिक हो गई। अब प्लस का y इधर आएगा माइनस का, तो x माइनस वाई बराबर आ गया 4। ये बन गया समीकरण नंबर 1। दूसरे समीकरण की बात करें तो अर्ध परिमाप बोला है 36, पूरा परिमाप होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, और अर्ध परिमाप क्या बचा फिर सिर्फ लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई x है, चौड़ाई y है, दोनों को जोड़ेंगे अर्ध परिमाप आएगा जो कि है 36 का। इन दोनों समीकरणों को फिर विलोपन विधि से हल कर लो, आराम से लग रही है। समीकरणों को जोड़ें तो ये आ गया 2x, y आपस में खत्म हो गया, ये हो गया 40, 2 गुणा में इधर आएगा भाग में, तो x का मान 40/2 यानी कि 20 हो गया। और ये जो माना है 1 नंबर में रख देंगे तो हमें y का भी मान मिल जाएगा, तो y का मान कितना आ गया 16 आ गया। ये लीजिए, ये लंबाई और चौड़ाई हमने निकाल ली। अब इसमें ये दोनों समीकरण जो हमने बनाई उन समीकरणों को बोलते हैं बीजगणितीय रूप, यानी किसी भी दिए गए कंडीशन को कोई अगर शर्त दे दे, हिंदी भाषा में कोई कथन दे दे, उसका जब आप समीकरण बनाते हो उस समीकरण को बोलते हैं हम बीजगणितीय रूप। एक सवाल और भी है समीकरण का हल करना, जी हाँ, जिसमें विधि का नाम नहीं देगा कि आपको प्रतिस्थापन या विलोपन से करना है या ग्राफी से करना है। ग्राफी का सवाल तो देगा नहीं क्योंकि काफी बड़ा होता है, और 2 नंबर में ग्राफी विधि का सवाल आपको देखने को नहीं मिलने वाला। 2 नंबर से बड़े नंबर का इसमें कोई क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं तीसरी प्रश्नावली के अंदर। ठीक है, तो कोई भी एक समीकरण देगा उससे आपको किसी भी विधि से हल करवा दे, स्पेशली प्रतिस्थापन और विलोपन, तो दोनों विधियां आपको अच्छे से आनी चाहिए। बट मेरा ये मानना है कि वहां पे आपको विधि का नाम नहीं देगा कि आपको किस विधि से हल करना है। तो इस प्रश्नावली के अंदर मेनली जो आपको बातें ध्यान रखनी है वो ये कि जो आपकी शर्तें हैं दो चरों वाले समीकरण युग्म की, जो a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2 के, या a1 a2 बराबर है b1 b2 और बराबर नहीं है c1 c2 के, और तीनों बराबर है a1 a2 b1 b2 और c1 c2, वो तीनों शर्तें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। एक सवाल पक्का आपको उनमें से देखने को मिलेगा। दूसरा जो सवाल आपसे पूछेगा वो k का मान वाला, ये सवाल भी काफी बढ़िया सवाल है 1 नंबर के अंदर, जिसमें समीकरण के लिए कंडीशन दे देगा कि कोई हल नहीं है, या समीकरण युग्म के अनेक हल है, या समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, वहां से भी आपका k का मान पूछेगा। और एक आपसे पूछेगा बीजगणितीय रूप बनाना, दिए गए कथन को बीजगणितीय रूप में कैसे कन्वर्ट करोगे, वो वाला सवाल। तो ये था आपकी तीसरी प्रश्नावली में, जिसमें से आपको देखने को मिलेंगे 3 प्रश्न, कुल नंबर होंगे जो होंगे वो होंगे 4 नंबर के, 2 प्रश्न जो मिलेंगे वो मिलेंगे 1-1 नंबर का, और 1 प्रश्न मिलेगा आपको 2 नंबर का। आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो जाते जाते लाइक जरूर करें। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल का भी सब्सक्रिप्शन ले ले और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी अपनी इस कड़ी में जुड़ते जाए। और मैं आपको बताता चलूँ इस चैनल पे आपको अदर सब्जेक्ट्स के यानी अन्य विषयों के जो बढ़िया प्रश्न है वो भी आपको जल्द ही देखने को मिलने वाले हैं। उनकी भी क्लासें आपको कंटिन्यू इस चैनल पे मिलेगी, यानी जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाएंगे तब तक इस चैनल पर आपको कंटिन्यू पर डे कुछ न कुछ विशेष देखने को मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम से संबंधित। तो अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, सबके साथ साझा कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे अपनी प्रश्नावली नंबर 4 द्विघात समीकरण की। कितने प्रश्न आएंगे, कितने अंक के आएंगे और कौन कौन से प्रश्न उसमें से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलता हूँ आपसे कल की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।